जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक और मॉक टेस्ट। इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए थे उनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। तो ज्योग्राफी के लिए जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाइएगा, चैनल में प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी मॉक टेस्ट 2026। तो आपको जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं ज्योग्राफी के वो मिल जाएंगे, उनको आप हल कीजिएगा। और बिना देर के शुरू करता हूं आज का ये मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न दोस्तों, इसमें जो प्रश्न होंगे जो पिछले मॉक टेस्ट के प्रश्न छूट गए थे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया है, क्वेश्चन संख्या 36 कहा गया है कि गोवा से कन्याकुमारी तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों, गोवा से कन्याकुमारी तक जो तट फैला हुआ है और पश्चिमी तट, इसको क्या बोलते हैं। जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मालाबार तट। देखो, कन्नड़ तट ये कर्नाटक का तट है तो ये भी नहीं होगा। कोंकण तट, सौराष्ट्र तट। तो इसका सही आंसर होगा कि गोवा से कन्याकुमारी तक जो तट फैला है उसको बोला जाता है मालाबार तट। दोस्तों, मालाबार तट की मैं बात करूं तो ये पश्चिमी तट का मैदान है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे आर्द्र तट कौन सा है, तो भारत का सबसे आर्द्र तट जो है वो है आपका मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। और ये केरल में आता है मेनली। तो भारत का सबसे आर्द्र तट जो है वो मालाबार है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा गोवा के बारे में। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि दूध सागर झरना कहाँ पर है, तो दूध सागर झरना आपका गोवा में है और ये मांडोवी नदी पर है। कौन सी नदी है, मांडोवी। तो ये बहुत पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखना, गोवा में है और मांडोवी नदी पर। क्या गोवा में आपको कोई टाइगर रिजर्व याद रखना है? हाँ, आप याद रखिएगा, नेशनल पार्क है मोल्लम। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप बताएंगे गोवा में है मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, गोवा में ना काजू की एक शराब बनती है और इसको क्या कहा जाता है, फेनी कहा जाता है। फेनी एक पेय पदार्थ है, किस राज्य का, तो आप बताएंगे फेनी पेय पदार्थ गोवा से संबंधित है और ये वास्तव में काजू की शराब होती है। तो ये आप याद रखना। और ये आप जो सैलानी वगैरह जाते हैं, जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, उनके बीच काफ़ी प्रसिद्ध होती है ये। तो फेनी पेय पदार्थ कहाँ पर है, तो गोवा में है, ठीक है। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा गोवा में। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि गोवा से कन्याकुमारी तक फैला जो तटीय मैदान उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच डेल्टा बनता है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच कौन सी झील है। तो दोस्तों, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा बनता है ना, वो किस राज्य में बनता है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में बनता है। और इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच कौन सी झील है, आंसर होगा कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पर है, तो ये आप याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ लिखा गया पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये कहाँ पर है, तो आप याद रखना पुलिकट झील जो है ये श्री हरिकोटा द्वीप पर है। श्री हरिकोटा द्वीप ये भी आंध्र प्रदेश में है, हरिकोटा द्वीप। और हरिकोटा द्वीप वही द्वीप है जहाँ से जो इसरो है वो अपने रॉकेट या जो अपने जो टेस्ट हैं वो करता रहता है। तो हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील पर है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये लिखा गया लोनार झील। लोनार झील जो है ना ये क्रेटर झील है और ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है, तो ये जरूर याद रखना। भारत में कौन सी झील जो है वो उल्का पिंड के गिरने से बनी, लोनार झील। और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, क्लियर, याद रखना महाराष्ट्र में है लोनार झील। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चिल्का झील आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उड़ीसा में है और इस झील में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप याद रखना झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो ये सब आप नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, न्यू मूर द्वीप किस तटीय क्षेत्र के पास विवाद का विषय रहा है। दोस्तों, न्यू मूर द्वीप को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा से विवाद रहा, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। तो न्यू मूर द्वीप का विवाद भारत और बांग्लादेश का विवाद है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो इसका अगर आपसे पूछे कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप बताएंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर न्यू मूर द्वीप स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में है, क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है न्यू मूर द्वीप, क्लियर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह क्या नाम है इसका, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, किस तट पर स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो कहाँ पर है, आंसर होगा पश्चिमी तट। और ये पश्चिमी तट कोंकण वाला, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना इसका नाम है नाभा सेवा।
नाहवा सेवा पोर्ट, और ये नवी मुंबई में है, ठीक है, मुंबई। तो ये जरूर याद रखना। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, ये पश्चिमी तट पर है, कोंकण तट पर है, और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हम, अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि भारत का एक नदी बंदरगाह बताइए, तो भारत का नदी बंदरगाह है कौन सा, वो है आपका हल्दिया। हल्दिया भारत का एक नदी बंदरगाह है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्लियर, आप याद रखना इन सब के बारे में। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि नवी मुंबई में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की आकृति आपको बताना है, और ये किसका भाग है ये भी आपको बताना है। तो हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है ना, वो त्रिभुज के आकार की है। और प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, तो आप बताएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड के टूटने और खिसकने से बना है। तो ये आप याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुज के समान है, और ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। नर्मदा नदी के दक्षिण में ये पठार आपको देखा जाएगा। तो कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय पठार किस नदी के दक्षिण में है, तो आप बताइएगा नर्मदा नदी के दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित पठार के भाग को जो मालवा के अधिकांश भाग पर फैला है क्या कहा जाता है। दोस्तों नर्मदा नदी के उत्तर की बात करें तो जो पठार है ना, जो मालवा पठार का अधिकांश भाग में फैला है, उसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि इसको कहा जाता है। और मध्य उच्च भूमि जो पठार है ना, वो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कपास की खेती, गन्ने की खेती, दलहनी फसलों की खेती वो की जाती है। और ये यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे चंबल, यहाँ पे बेतवा और केन नदियाँ बहती हैं। तो चंबल, बेतवा, केन नदियाँ मध्य उच्च भूमि में बहती हैं। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि जो दक्कन का पठार है यहाँ पे किस तरह की मिट्टी मिलती है, तो आप याद रखना दक्कन का पठार में जो मिट्टी मिलेगी वो लावा से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से बनी मिट्टी है। ठीक है, दक्कन के पठार में बेसाल्टिक लावा यहाँ मिलता है। और दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया मेघालय पठार। अगर आपसे पूछा जाए मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे शिलोंग है, शिलोंग। क्लियर, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित पठार के भाग को जो मालवा के अधिकांश भाग पर फैला है क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह खनिजों के भंडार में अत्यंत समृद्ध है। तो भारत का रूर किसको कहा गया, ऑप्शन है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या बघेलखंड का पठार। दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोयला, लौह अयस्क और खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है भारत में, और इसीलिए इसको संज्ञा दी गई है भारत के रूर की। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार में आप इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में आए तो दामोदर घाटी को भी भारत का रूर कहा गया है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर ऑप्शन में छोटा नागपुर ना आए तो आप लगाइएगा दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। रूर जो जगह है ना, ये जर्मनी में है, और जर्मनी का रूर क्षेत्र अपने खनिज उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो छोटा नागपुर को कहा गया भारत का रूर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अरावली पर्वतमाला के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो काफ़ी न्यूज़ में थी अभी, उसके बारे में देखते हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो दुनिया की सबसे पुरानी बलित संरचना है, ये सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो ये भी सही है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है, तो ये भी सही है। मतलब इसमें सारे कथन अरावली के बारे में सही है। राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी भी आप याद रखना, गुरु शिखर। क्लियर, याद रखना, पूछ लेता है। अगला प्रश्न, दक्कन ट्रैप। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो दक्कन के पठार की मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि दक्कन के पठार में जो मिट्टी है वो ज्वालामुखी क्रिया से बनी है, और वो लावा के धीरे धीरे ठंडे होने से बनी है। तो सही जवाब क्या होगा कि दक्कन के पठार में जो मिट्टी मिलती है वो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। और कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम है रेगुर।
अगर आपके ऑप्शन में काली या रेगुर नहीं होगा तो चेरनोजम भी इसको लिख सकता है। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत को दक्षिण भारत भी कहा जाता है। देखो मैं बता दूं प्रायद्वीपीय भारत है क्या। ये भारत का एक रफली मैप मैं बनाता हूँ। ये भारत का मैप मैंने बनाया रफली इस तरह से। अब यहाँ से जाएगी कर्क रेखा, ये भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो कर्क रेखा के जो ऊपर का भाग है इसको उत्तर भारत बोलते हैं, और ये नीचे का भाग दक्षिण भारत हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाला जो भाग है ना, जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, ये वाला जिसको मैं रंग रहा हूँ डार्क करके, तो ये भाग है आपका प्रायद्वीपीय भाग, और इसी को बोलते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। तो हमें बताना है कि इस वाले भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। और अनाईमुड़ी जो चोटी है ना, वो अन्नामलाई पर्वतमाला का हिस्सा है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है अनाईमुड़ी, तो ये जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ बताऊंगा इनके बारे में, तो आप याद रखें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की चोटी है, तो ये जरूर याद रखना पूर्वी घाट पर है। धूपगढ़ इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसको कहा गया? तो धूपगढ़ को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे मीसा पुलीमाला। मीसा पुलीमाला ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में ही स्थित है। अगेन पश्चिमी घाट में ही स्थित है मीसा पुलीमाला। तो ये जरूर याद रखना कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और दूसरे नंबर पे तो दूसरी ऊंची चोटी है मीसा पुलीमाला। मीसा पुलीमाला जो केरल में स्थित है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी आप ऑलरेडी आप याद कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है अमसोत शिखर जो सहारनपुर में है, ठीक है, अमसोत शिखर सहारनपुर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो महादेव पहाड़ियों पर स्थित है? अभी मैंने बताया था कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कलसुबाई की बात करूं तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कलसुबाई, तो ये जरूर याद रखना। पारसनाथ तो छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का जो पठार है ना उसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अमरकंटक वो जगह है, वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्लियर, याद रखना। प्रश्न में पूछा गया था सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, आंसर होगा धूपगढ़, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो दोस्तों मेघालय का पठार जो है ना ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय का पठार अलग हुआ, तो ये कैसे अलग हुआ? तो आप इसको माने तो कोई ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये पठार कभी यहाँ रहा होगा, उसके बाद में ये पठार इधर चला गया, तो यहाँ पर एक गैप आता है और इस गैप को बोलते हैं मालदा भ्रंश, मालदा गैप या मालदा भ्रंश। तो मालदा भ्रंश के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार और जो मेघालय का पठार है ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन कभी जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो इन दोनों को अलग कर देती हैं, इन दोनों में विभाजक का कार्य भी करती हैं। तो हमसे पूछा गया था मेघालय पठार किसका भाग है, जवाब होगा प्रायद्वीपीय पठार का। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे शिलोंग। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग। और मैं बता दूं मेघालय पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भी आती हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। जयंतिया पहाड़ी, गारो सबसे पश्चिम में है और जयंतिया सबसे पूर्व में है, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री कहा गया है पश्चिमी घाट को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन डी में लिखा गया है इलायची,
इलायची की पहाड़ी, तो अगर आपसे पूछे कि इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है तो आप बताएंगे केरल और तमिलनाडु में फैली हैं। केरल और तमिलनाडु में फैली हैं इलायची की पहाड़ी, ठीक है, जो मेनली पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन इनका कुछ हिस्सा तमिलनाडु के साथ भी टच होता है। तो इलायची पहाड़ी आप याद रखिएगा केरल में है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, ये सही है, ये बिल्कुल अब बात सही की गई है। जैसे मैं मानूँ ये प्रायद्वीपीय भारत है आपका, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट की पहाड़ी और ये हो गई हमारी पूर्वी घाट की पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वो है आपका नीलगिरी पॉइंट, तो नीलगिरी पर मिलते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, तो ये भी सही है। और दूसरा, ऊटी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों कभी आप तमिलनाडु जाएं, दक्षिण भारत जाएं घूमने के लिए तो आप ऊटी जाइएगा ज़रूर। तो ऊटी एक पहाड़ी या हिल स्टेशन है और ये नीलगिरी का ही हिस्सा है। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में बिल्कुल सही बताई गई हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों क्या भारत में 12 सालों में कोई फूल खिलता है एक बार में? तो हाँ, 12 सालों में एक बार फूल खिलता है, नील कुरंजी का फूल, नील कुरंजी का फूल। और ये कहाँ खिलेगा? जवाब होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर खिलता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा आपका पारसनाथ, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पारसनाथ है। क्लियर, याद रखेंगे पारसनाथ। अगला प्रश्न, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी, और ये भ्रंश घाटी का निर्माण भी करती है, भ्रंश घाटी। तो कौन सी नदी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी में कहाँ जाओगा? अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, भगवान शिव की पुत्री इसको कहा जाता है। और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी आप याद रखना, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी जो है ना, ये धुआंधार नाम का एक झरना भी बनाती है जबलपुर में, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, क्या क्या कहा गया है? नोट कीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से कौन सा अलग करता है, आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर मैं बात करूं 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हमसे 10 डिग्री चैनल पूछा गया है, तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप पर है, और ये मध्य अंडमान में आता है, मध्य अंडमान में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर, याद रखना। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है, ये जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो अरब सागर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है? दोस्तों लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है प्रवाल भित्तियों से, तो जवाब होगा प्रवाल से हुई है, ठीक है दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? वो है आपकी कवरत्ती, ये जरूर याद रखना। और लक्षद्वीप का एरिया कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 55, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान, तो ये जरूर याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 732 मीटर, 732 मीटर, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डायबोलो, ठीक है, डायबोलो। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती किस द्वीप पर है? तो कवरत्ती ही द्वीप पर है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में कि लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ पर लगता है, तो केरल में लगता है, केरल में। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, कौन सा द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? जवाब होगा पंबन द्वीप,
पंबन द्वीप। और ये पंबन द्वीप वही द्वीप है जिस पे राम सेतु बना हुआ है। राम सेतु आप सुने होंगे। और मैं आपको बता दूं, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना पाक स्टेट भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। माजुली के बारे में बात करूँ तो माजुली द्वीप जो है वो कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। और किस राज्य में? तो असम में बना है, असम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? अभी मैंने बताया था कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सा अलग करेगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे एंड्रोट। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट और सबसे छोटा द्वीप है बित्रा। बित्रा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा एंड्रोट है। नोट कर लेना कि लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो होगा एंड्रोट, ये बड़ा है, और बित्रा आपका छोटा है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ये कहाँ पर है? तो ये बालासोर में है। बालासोर, और बालासोर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। आंसर होगा उड़ीसा। याद रखना, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देवमाली। देवमाली, ये जरूर याद रखिएगा। उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील जो इरावदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और दोस्तों उड़ीसा में ना एक बीच है जिसका नाम है, कौन सा है? गहीर माथा। तो गहीर माथा बीच कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये जो बीच है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना, ओलिव रिडले कछुओं की एक विशेष प्रजाति है जिनको बोलते हैं ओलिव रिडले कछुए। और ये करोड़ों की संख्या में इस बीच पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत यूनिक किस्म के कछुए होते हैं ये ओलिव रिडले। तो उड़ीसा के गहीर माथा बीच पर मिलते हैं और उड़ीसा में ही स्थित है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्या उड़ीसा में कोई, आप मुझे लोहे की खान बता सकते हैं? हाँ, बादाम पहाड़ की खान। बादाम पहाड़ की खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है, मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा है? तो दोस्तों मुंबई शहर बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सालसेट द्वीप। क्लियर, याद रखना। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? तो ये केरल में है। और वेलिंगटन द्वीप पर भारत की सबसे लंबी झील भी है जिसका नाम है बेम्बानाथ झील। तो बेम्बानाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। ये वेलिंगटन द्वीप पर केरल में स्थित है। क्लियर, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप जहाँ श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पर है? जवाब होगा पुलिकट झील पर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, पुलिकट झील। और पुलिकट झील को पानी कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी से मिलता है। बंगाल की खाड़ी पुलिकट झील को पानी देती है। तो पुलिकट झील कैसी झील हो गई आपकी? लैगून झील हो गई। ठीक है, लैगून झील है पुलिकट झील। और ये कौन से द्वीप पर है? हरिकोटा द्वीप पर, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप में जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मिनिकॉय है। मिनिकॉय, यहाँ देखो बित्रा लिखा गया है। बित्रा सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप में। ठीक है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप में। एंड्रोट लिखा गया है, एंड्रोट बड़ा है आपका। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। कवरत्ती इसकी राजधानी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत में रबी फसलों की बुआई किस अवधि में की जाती है? तो दोस्तों रबी फसलों की बुआई जो होती है वो होती है आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच। और कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल के बीच। मार्च से अप्रैल के बीच इनकी कटाई होती है। ध्यान रखना, इनके बुआई के लिए गर्म जलवायु चाहिए हमको। अगर हम बुआई कर रहे हैं इनकी तो गर्म जलवायु होनी चाहिए। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, वो सब रबी की फसलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों भारत में एक फसल है तिल। तिल उत्तर भारत में तो खरीफ में आती है और दक्षिण भारत में रबी की फसलों में काउंट की जाती है। तो ये जरूर याद रखना कि कौन सी फसल है जिसको नॉर्थ में खरीफ में, और जो साउथ इंडिया है उसमें तो हम खरीफ में मान रहे हैं, और उत्तर में, सॉरी मैं दोबारा उल्टा बोलता हूँ, कौन सी फसल है जिसको उत्तर भारत में तो खरीफ सीजन में और दक्षिण भारत में रबी सीजन में बोया जाता है? तो आंसर होगा तिल। तिल है वो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? दोस्तों पहले तो जानो नकदी फसल क्या होती है, जो केवल मार्केटिंग के लिए उगाई जाती हैं।
ठीक है। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जिनको सीधे बेचकर आप पैसा ले सकते हैं, जैसे कपास, जैसे गन्ना, जैसे तंबाकू। तो ये भारत में नकदी फसलें हैं, जबकि गेहूं नकदी फसल नहीं है। गेहूं हमारी नकदी फसल नहीं है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर, जवाब होगा गुंटूर में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर, और ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी चाहिए। क्लियर, याद रखिएगा। गन्ना के बारे में बात करूँ तो गन्ना जो है ना, ये इसके मैं बता दूं, गन्ना किसानों के लिए ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना शुरू की है, पंचामृत योजना। तो ये भी आप याद रखना, हालांकि ये यूपी जीके का पार्ट बन जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया नकदी फसल नहीं है, गेहूं नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों पीली क्रांति तिलहन के लिए है, तो ये आप याद रखना। नीली क्रांति मत्स्य के लिए, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 67, क्या क्या कहा गया है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, चावल का कटोरा किसको कहा गया है, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होता है। छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा। चीनी का कटोरा यूपी। अगला प्रश्न, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों चावल के उत्पादन के लिए हमें उच्च ताप चाहिए और वर्षा भी अधिक चाहिए। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, उच्च ताप और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चावल जो है खरीफ की फसल है, और भारत में मैं बता दूं, जो चावल है ना वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो आंसर होगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वो है जलोढ़। जलोढ़ दो प्रकार की होगी, खादर और बांगर। खादर नई होती है और बांगर पुरानी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया है आपका लेटराइट मिट्टी। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, वो लेटराइट मिट्टी मिलती है। और लेटराइट मिट्टी के बारे में बता दूं, ये मिट्टी उस स्थान पर मिलेगी जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता हो, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती हो, मतलब उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, काजू की खेती, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें पानी रिसने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पोर पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है, 8 प्रकार की। अगला प्रश्न, भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है, तो दोस्तों नीली क्रांति के जनक माने गए हैं हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने गए हैं, हरित क्रांति के जनक। और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना गया है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक है आपका वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति पूछा गया था, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, झूम खेती, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है। दोस्तों झूम कल्टीवेशन की बात करूं तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। ठीक है, पहले क्या होगा, देखो झूम खेती को जान लो। देखो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो पहले क्या काम करेंगे कि जो इन पेड़ों को काटा जाएगा, और काटने के बाद में इनकी जड़ों को निकाल कर इसको किया जाएगा समतल। समतल होने के बाद में इसमें की जाएगी खेती, और खेती होने के बाद जब इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी ज़मीन की, तो इस भूमि को छोड़ के अलग जगह के पेड़ काटे जाएंगे और यहाँ फिर खेती की जाएगी। तो झूम खेती एक पारंपरिक तरीका है। भारत के किस क्षेत्र में, जवाब होगा उत्तर पूर्वी राज्यों में। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उनमें झूम खेती बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, तो अब हम इसको नहीं करेंगे। अब हम मॉडर्न तरीके अपनाएंगे झूम खेती को छोड़कर। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, भारत में झूम खेती के ना कुछ लोकप्रिय नाम भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आए बेबर या दहिया, ये भी झूम खेती का एक नाम है। किस राज्य में बेबर या दहिया होती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुरबा अगर आपसे पूछे, कुरबा तो ये झारखंड में होती है, कुरबा झारखंड। और आपसे पूछे अगर कुमारी, कुमारी कहाँ होती है, तो कुमारी जो है वो केरल में होती है, केरल में कुमारी होती है। खिल भी होती है, खिल भी एक कृषि की तरीका है, तो ये मध्य होती है हिमाचल में, हिमाचल में खिल होता है। तो हमसे यही पूछा गया था झूम खेती कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। अगला प्रश्न,
कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? एक ही राज्य है, वो है आपका कर्नाटक। और कॉफ़ी की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? लेटेराइट मिट्टी में होती है। लेटेराइट मिट्टी में होती है, ये याद रखना। भारत में सबसे उत्तम किस्म की कॉफ़ी का नाम क्या है? अरेबिका। अरेबिका, ठीक है, याद रखना अरेबिका, ये बहुत उत्तम किस्म की कॉफ़ी है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कर्नाटक में होती है। अगला प्रश्न, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा गया केरल को। आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, केरल को कहा गया मसालों का बगीचा। और मैं बता दूं दोस्तों, केरल को गॉड्स आउन कंट्री भी कहा जाता है, भगवान का अपना देश किसको कहा गया? केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? 2025-26 के अनुसार दलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? आंसर होगा प्रथम स्थान है। ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो कानपुर में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का क्या है? क्या कहा गया दोस्तों? गोल्डन फाइबर किस फसल का नाम है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है आपका जूट को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, जूट। जूट जो है ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। और मैं बता दूं आपको कि भारत में जो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रेशम, अगर क्वेश्चन आए कि रेशम को क्या बोलते हैं हम? सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती करना सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन फाइबर जूट का नाम है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट ज्योग्राफी स्पेशल, और ये क्लास लगभग 30 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। तो आप क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है पढ़ाने में, मुझे पता नहीं चला कितना टाइम मैंने खींच गया इसमें, लेकिन क्वेश्चन मैंने अच्छे रखे थे इसमें। और आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लिख के आप अपनी नोट्स बुक में इनको नोट कीजिएगा। और मैं फिर मिलूँगा सुबह के मॉक टेस्ट में, जिसमें हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो मेरे साथ बने रहेगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।